कहानी की शुरुआत एक बड़े से टापू को दिखाते हुए होती है। इस टापू पर हम इन दो गधों को देखते हैं जो किसी तरह का गेम खेल रहे थे। पहले आदमी का नाम मेसी था और दूसरे आदमी का नाम नोवा। इसी दौरान एक पेरी नाम का आदमी उनके पास आता है और वो दोनों उसे मीठा मीठा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अब ये सुनते ही पेरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मैक्स नाम का एक और आदमी आता है जो कि शिकार करने का शौकीन था। वहीं जॉन नाम का एक आदमी भी था जो कि पूरे दिन सिर्फ मछलियाँ पकड़ता रहता था। इसी दौरान वहाँ पर हम दो और आदमियों को देखते हैं। लाल रुमाल वाले दरिंदे का नाम विंसी था जबकि चश्मे वाले का नाम जॉन था और ये सातों दोस्त एक बड़ी सी झोपड़ी में रहते थे। आगे हमें पता चलता है कि ये सातों मुजरिम थे। पिछले महीने जेल का जहाज इन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करने ले जा रहा था, लेकिन एक भयंकर तूफान आने की वजह से वो जहाज अपना रास्ता भटक गया। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों उस जहाज से भाग निकले और किसी तरह सुनसान टापू पर पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है जिसको देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी पेरी कुछ लकड़ियां जलाता है ताकि वो जहाज उन्हें दूर से देख सके। इसी बीच जब विंसी उसे दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पुलिस का जहाज है। अब ये देखते ही वो सभी घबरा जाते हैं और पेरी जल्दी से उन लकड़ियों को बुझा देता है। आगे विंसी के कहने पर वो सभी एक पुराने बोट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने हथियार निकालकर उस जहाज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पुलिस का जहाज तो इन लोगों को नहीं देख पाता और कुछ ही देर बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इन सभी को टापू के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखते ही वो सभी उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आसपास इतनी गंदी शक्लों वाले दरिंदों को देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग उसके साथ कुछ गलत न कर दें, पर तभी वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अब वो लड़की उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग उसे पीने के लिए नारियल पानी देते हैं और फिर कुछ खाने को देते हैं। आगे वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माया है, हमारा जहाज डूब गया था पर मैं किसी तरह से बच गई। अब इन दरिंदों ने इतने सालों बाद लड़की देखी थी, इसलिए वो सभी उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। फिर वो सभी दरिंदे बाहर बैठकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे और वहीं मीठा पेरी अंदर माया से बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि हम सभी क्रिमिनल्स हैं और भागने के चक्कर में यहाँ पहुँच गए। वहीं बाहर सभी दरिंदे उस बोट को घूरे जा रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो सभी बोट के अंदर जाएं और माया से चिपक जाएं, पर तभी मीठा पेरी उनके पास आता है और उन सभी को सोने के लिए कहता है। लेकिन उसकी बात सभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जल्दी ही माया उनमें से किसी को अपने पास बुलाएगी और उसके साथ इंटीमेट होगी। वहीं बोट के अंदर माया को बंदूकें नजर आती है, जिसको देखकर वो सोचती है कि काश मैं इस बंदूक से सभी को मार डालूं और बोट को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। बस यही सब सोचकर वो गन उठाकर अपने पास रख लेती है। वहीं वो सभी दरिंदे भी अपनी बातों में बिजी थे। माया उन्हें मारना तो चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी भी गन में गोलियां नहीं थी, मतलब कि वो दरिंदे उससे ज्यादा चालाक थे। फिर अगले दिन सभी दरिंदे माया से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। तभी माया उन्हें समझाती है कि वो बारी बारी सबसे बात करेगी और इसी दौरान जो भी उसे पसंद आ जाएगा वो उसे शादी के लिए हाँ कर देगी। अब माया की बात सभी को पसंद आ जाती है और वो उसकी ये बात मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम माया को देखते हैं जो कि मैक्स के साथ टहल रही थी। अब क्योंकि सबसे पहला मौका मैक्स को मिला था तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है माया को पटाने के लिए। तभी मैक्स उसे कहता है कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरी मशीन में इन सभी से ज्यादा दम है। अभी सुनकर माया भी खुश हो जाती है और वो मैक्स से सोचने का टाइम मांगती है। उधर बाकी दरिंदे भी उन्हें देख रहे थे और उन्हें पक्का भरोसा था कि माया मैक्स जैसे बुड्ढे को कभी हाँ नहीं कहेगी। फिर उसी रात हम मैक्स को देखते हैं, जिसका मन कर रहा था कि वो सभी को मारकर अभी माया से शादी कर ले, क्योंकि अब मैक्स को माया से प्यार हो गया था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने साथियों पर गोली चला पाए। फिर अगले दिन माया और नोवा बातें कर रहे थे। अब माया का दिल जीतने के लिए नोवा उसे बड़े बड़े वादे करने लगता है, जिससे माया समझ जाती है कि नोवा झूठा और मतलबी आदमी है। लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब नोवा के बाद सभी दरिंदे बारी बारी से माया से बातें करते हैं। वो सभी माया को पाने के लिए उसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि वो उसे रानी बनाकर रखेंगे और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन माया पहले से ही जानती थी कि ये सभी झूठे और मक्कार हैं और ये सभी बस उसके साथ सोना चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी वो किसी को रिजेक्ट नहीं करती और सभी से सोचने का वक्त मांगती है। फिर रात को जब सैम झूले पर सो रहा था तो वो सोते सोते सपना देखता है कि माया ने इसे शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब माया की हाँ सुनते ही सैम उस पर टूट पड़ता है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसी दौरान वो खुद को झूले में फंसा लेता है, जिससे उसका दम घुट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले दिन सैम की मौत से उसके साथी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो उसे ले जाकर समुद्र के किनारे ही गाड़ देते हैं। लेकिन वहीं विंसी उसकी मौत से दुखी नहीं था और वो सोच रहा था कि चलो माया से शादी करने वाला एक उम्मीदवार तो कम हुआ। फिर कुछ देर बाद हम पेरी को देखते हैं जो कि सांपों से खेल रहा था। पेरी को सांपों का शौक था और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जॉन अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था और इसी बीच उसके पास माया आती है। तभी जॉन उसे अपना चाकू दिखाता है,
जिसको देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर माया वहीं पर गिर जाती है और जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। अब माया को लग रहा था कि शायद जॉन उसकी इज्जत लूटने वाला है, पर जब जॉन उसे फूल देता है तो ये देखकर माया चैन की सांस लेती है। फिर रात को जब सभी सो रहे थे तो पेरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है ताकि वो सांप उनके 2-3 साथियों को मार डाले, लेकिन वो सांप किसी को नहीं काटता और उस झोपड़ी से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद पेरी भी बाहर आ जाता है और अब उसे अपने सांप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो उसे पकड़कर गालियाँ देने लगता है, पर तभी उसका सांप उसे ही काट लेता है, जिस वजह से पेरी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह वो सभी मिलकर पेरी को भी समुद्र के किनारे गाड़ देते हैं। अब पेरी की मौत से सभी दुखी थे, पर माया मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद माया समुद्र के किनारे नहाने जाती है और तभी वहाँ पर मैसी आ जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। उधर दूसरी तरफ नोवा भी कुछ खिचड़ी पका रहा था। वो बोट में से एक सिलेंडर उठाता है और उसके साथ कुछ करने लगता है। वहीं जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इसके लिए उसने सभी के खाने में जहर मिला दिया था। इसी दौरान वहाँ पर मैसी आ जाता है और जॉन उसे पीने के लिए चाय देता है। जॉन ने मैसी के चाय में भी जहर मिलाया था, पर मैसी को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपना कप जॉन से बदल देता है। फिर जब वो दोनों चाय पीते हैं तभी जॉन की मौत हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी कब्र भी समुद्र के किनारे बना दी जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 4 ही दरिंदे बचे थे और देखना ये था कि माया किसके हाथ आती है। वहीं नोवा जल्दी से उस सिलेंडर को झोपड़ी के नीचे छुपा देता है, जिसके साथ उसने कुछ गड़बड़ की थी। फिर थोड़ी देर बाद नोवा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ये लोग उसी टेबल पर खाना खा रहे थे जिसके नीचे वो सिलेंडर था। वहीं दूसरी तरफ नोवा एक धागे में आग लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। फिर वो भागते हुए झोपड़ी में आता है और माया को लेकर भागने लगता है। इसी बीच वो सभी आसमान में पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। वहीं उन तीनों को बाहर देखकर नोवा समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, इसलिए अब वो सिलेंडर को फटने से रोकने के लिए झोपड़ी की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर जाता है तभी एक जोर का धमाका होता है और नोवा उसमें मारा जाता है, जिसके बाद उसकी कब्र भी समुद्र के किनारे बना दी जाती है। अब सिर्फ 3 ही दरिंदे जिंदा बचे थे। उधर विंसी को पूरी उम्मीद थी कि वो ही सबसे ताकतवर है और माया उससे ही शादी करेगी, पर वहीं पर मैसी भी किसी भी हाल में माया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो अपना चाकू निकालकर विंसी को मारने की कोशिश करता है, पर विंसी उसे ही उल्टा मार मार कर उसका भूत बना देता है। अब विंसी माया को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी मैरी भी उब जाता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं विंसी जंगलों के बीच से जा रहा था, पर तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो दूर गिरकर मारा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जल मैक्स ने बनाया था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर मैसी भी आ जाता है और वो मैक्स से कहता है कि तुमने विंसी को मारकर बहुत अच्छा किया, पर अब तुम्हें भी माया को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो मेरी है। पर मैक्स उसकी बात नहीं मानता। तभी मैसी उसे कहता है कि माया को एक जवान मर्द की जरूरत है और इस टापू पर सिर्फ मैं ही जवान आदमी हूँ। तभी मैक्स उसे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ और हर हाल में मुझे माया से शादी करनी ही है। अब मैसी के इतना समझाने पर भी जब मैक्स नहीं मानता तो मैसी उसे चाकू से मार देता है। वहीं मरते मरते मैक्स भी मैसी का हथियार काट देता है, जिसके बाद उसकी भी तड़पते हुए मौत हो जाती है। अब इस पूरे टापू पर सिर्फ माया ही जिंदा बची थी, जो कि बाकी दोनों की लाश को समुद्र के किनारे गाड़ देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि माया एक खुफिया विभाग में काम करती थी और वो इस टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि वो इन दरिंदों को मार सके। पर माया को तो खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो सभी गधे अपनी ही गलतियों के कारण मारे गए। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है और हम कहानी के मेन कैरेक्टर डेविड को देखते हैं, जिसे हाल ही में उसकी वाइफ छोड़कर चली गई और अभी वो सिंगल है। अब उनकी सोसाइटी के नियम के अनुसार यहाँ पर सिंगल लोग नहीं रह सकते, इसलिए अगले सीन में डेविड को कुछ लोग उठाकर एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसके पास सिर्फ 45 दिन है अपना पार्टनर चुनने के लिए। वहीं पर डेविड की तरह और भी लोग होते हैं जिन्हें या तो उनका पार्टनर छोड़कर जा चुका है या उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनको यहाँ पर आए हुए सिंगल लोगों में से ही अपने पार्टनर को चुनना होगा, और अगर वो अपने पार्टनर को 45 दिनों में नहीं चुन पाते तो उन्हें उनके पसंद के जानवर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पार्टनर चुनने के लिए भी एक कंडीशन है कि उन्हें एक ऐसा पार्टनर चुनना होगा जिसके सारे गुण उसके पार्टनर से मिलते जुलते हों, नहीं तो आप उससे शादी नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं कि डेविड के पास एक कुत्ता होता है जिसको वो हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन ये कुत्ता दरअसल डेविड का भाई था जो कि कुछ सालों पहले इस होटल में आया था, लेकिन उसे उसका पार्टनर नहीं मिला, इसलिए उसे कुत्ते में बदल दिया। इसके बाद डेविड से एक फॉर्म साइन कराया जाता है और उसे उसका रूम दिया जाता है। फिर डेविड के रूम में उसकी मैनेजर आती है और उससे पूछती है कि अगर वो अपना पार्टनर नहीं ढूंढ
पाया तो वो कौन सा जानवर बनना चाहेगा, जिस पर डेविड कहता है एक लॉबस्टर यानी केकड़ा, क्योंकि उनका जीवन 100 सालों से भी ज्यादा का होता है और डेविड को समुद्र में रहना भी बहुत पसंद था। इसके बाद मैनेजर उसे होटल में रहने के कुछ रूल्स बताती है, जैसे कि उसे उन्हीं के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे और वहाँ पर वो सिर्फ लड़कियों से ही बात कर सकता है। इसके अलावा जब तक वो अपना पार्टनर नहीं चुन लेता वो कोई भी पार्टनर वाला गेम नहीं खेल सकता। और लास्ट और सबसे जरूरी बात कि वो खुद से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर होटल की नौकरानियों के साथ संबंध बना सकता है, लेकिन यहाँ की नौकरानियाँ भी काफी चालाक होती हैं। वो सिर्फ उनका सामान सहला कर ही वहाँ से चली जाती हैं ताकि हवस से भरा हुआ आदमी अपना पूरा जोर लगाकर अपने पार्टनर को ढूंढने लग जाए। फिर अगले सीन में हम डेविड को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो 2 आदमियों से मिलता है जिनका नाम रॉबर्ट और जॉन था और ये लोग भी डेविड की तरह ही सिंगल थे और यहाँ पर अपना पार्टनर ढूंढने आए थे। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस होटल से कुछ लोग भाग भी गए थे क्योंकि उन्हें जानवर बनना पसंद नहीं था और ये जितने भी लोग यहाँ से भागे थे वो पास ही के एक जंगल में ग्रुप बनाकर रह रहे थे। लेकिन इन होटल वालों ने भी एक हंटर्स का ग्रुप बनाकर रखा था जिसमें कि वहाँ पर जितने भी सिंगल लोग हैं उन्हें भागे हुए लोगों को अपना शिकार बनाना होगा। फिर एक दिन जब डेविड शिकार पर जा रहा था तभी उसके पास एक लड़की बैठी होती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन डेविड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। इस पर वो लड़की कहती है कि अगर मुझे कोई मर्द नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी क्योंकि मुझे कोई भी जानवर में कन्वर्ट नहीं होना। फिर स्विमिंग करते हुए रॉबर्ट जेसिका नाम की एक लड़की को अप्रोच करता है जिसके नाक से हमेशा खून निकलता रहता था, लेकिन रॉबर्ट और उसके बीच कोई सिमिलरिटी नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट भी अपने आप को चोट पहुंचाता है जिससे उसके नाक से भी खून बहने लगता है। अब ये देखकर जेसिका समझती है कि शायद रॉबर्ट को भी उसी के जैसी ही बीमारी है और उन दोनों के पार्टनर बनने के लिए ये सिमिलरिटी होना काफी है, इसलिए वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद या तो रॉबर्ट खुद को चोट पहुंचाता था या तो शर्ट पर केचप या लाल रंग लगाता था ताकि उसके पार्टनर को लगे कि उसकी नाक से भी खून निकल रहा है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाता है लेकिन डेविड को उसके जैसा पार्टनर नहीं मिलता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात रोजी नाम की एक लड़की से होती है जो कि बिल्कुल ही इमोशनलेस थी, मतलब अगर उसके सामने कोई मर भी रहा होगा तो रोजी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये देखकर डेविड को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इमोशनलेस होने का नाटक करना तो बहुत आसान है और ऐसे उसे एक पार्टनर भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उस बस वाली लड़की के 45 दिन पूरे हो जाते हैं और जैसा कि उसने कहा था वो होटल से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। अब उसके ठीक सामने रोजी भी बैठकर कॉफी पी रही थी, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी डेविड उसके पास आता है और उसी की तरह बिहेव करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ ये मर गई। अब ये देखकर रोजी को भी लगने लगता है कि डेविड उसी की तरह ही इमोशनलेस है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामने मरने का नाटक करती है, लेकिन इस पर डेविड कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब इससे रोजी काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों की भी शादी करा दी जाती है। लेकिन अभी भी रोजी को उस पर शक था, इसलिए अगले ही दिन वो उसके कुत्ते मतलब उसके भाई को मार देती है और उसके सामने जाकर उसका रिएक्शन देखती है। अब अपने भाई को मरा हुआ देखकर डेविड रो देता है, जिससे रोजी को पता चल जाता है कि इस आदमी ने उससे झूठ बोलकर शादी की है। इसके बाद वो डेविड को पकड़कर उसकी होटल वालों से शिकायत करने जाती है, लेकिन रास्ते में डेविड एक मेड की मदद से उसे मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले जाकर एक जानवर में बदल देता है। इसके बाद वो उस होटल से भाग जाता है और जंगल में जाकर वहाँ पर रहने वाले लोगों से मिलता है, जिसके बाद डेविड भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि इस ग्रुप के भी कुछ नियम थे, जैसे कि इस ग्रुप के लोग आपस में कैसा भी प्यार या रिलेशनशिप नहीं रख सकते और ऐसा करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उस मर्द या औरत को मार दिया जाएगा। दरअसल मार्था को प्यार से बहुत नफरत थी और उसे लगता था कि प्यार सिर्फ दिखावा है। और दूसरा नियम ये था कि अगर लड़ाई के दौरान कोई भी साथी घायल हो जाता है तो उसे वहीं पर मरने छोड़ दो, क्योंकि अपनी जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मार्था डेविड से कहती है कि अगर तुम्हें ग्रुप में रहना है तो तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, जिस पर डेविड भी राजी हो जाता है। फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि होटल में जिस मेड ने डेविड की मदद की थी वो भी इस ग्रुप से मिली हुई थी। दरअसल वो भी अपने पति से परेशान होकर उसको छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर वो सिंगल हो जाती और उसे एक पार्टनर चुनना पड़ता, इसलिए वो रोज अपने हस्बैंड को पागल बनाकर यहाँ पर आती थी और मार्था को होटल की सारी जानकारी देती थी। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं, जिसकी मुलाकात उस ग्रुप की एक लड़की नताशा से होती है और उसे पता चलता है कि उसकी भी दूर की नजर कमजोर है और ये चीज उन दोनों में कॉमन थी, इसलिए ये देखकर डेविड भी उसके पीछे पागल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर्स हफ्ते में एक बार फॉर्मल कपड़े पहनकर हस्बैंड वाइफ बनकर सिटी में जाते हैं और अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन एक दिन एक पुलिस वाले को डेविड पर शक हो जाता है और वो उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने को कहता है। तभी नताशा वहाँ पर आ जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ। फिर रात को ये लोग होटल पर अटैक करते हैं, जिसमें वो मेड भी उनकी हेल्प करती है। जिसके बाद वो सबसे पहले होटल के मैनेजर को पकड़ते हैं और उसके हस्बैंड को गन पॉइंट पर रखकर उसे मैनेजर को शूट करने के लिए कहते हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी वाइफ को भी शूट कर देता है, लेकिन गन खाली होने की वजह से वो बच जाती है। दरअसल इन लोगों का मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि ये सच दिखाना था कि उनके
रिलेशनशिप कितने नकली हैं, जिसके बाद वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। फिर मैनेजर खुद को आजाद करती है और अपने हस्बैंड को मार देती है। इसके बाद डेविड रॉबर्ट के पास जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पति को कोई बीमारी नहीं है, वो तो शुरू से ही तुमसे झूठ बोल रहा था। जो सुनकर उसकी वाइफ जेसिका बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो सभी अपने कैंप में वापस आ जाते हैं और उसी रात वो मेरी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे डेविड और नताशा एक दूसरे के और भी करीब आते जाते हैं और उनका ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है। वो दोनों आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि ग्रुप के लोगों को उन पर शक न हो। इसके अलावा वो दोनों बीच बीच में जंगल में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते थे। अब वो दोनों यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक मार्था को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि नताशा अपने इंटीमेट के स्कोर को अपनी डायरी में लिखा करती थी और वो डायरी मार्था को मिल जाती है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन वो नताशा को डॉक्टर को दिखाने के बहाने हॉस्पिटल ले जाती है। वो उसे कहती है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी और उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा, लेकिन वो पागल डॉक्टर की मदद से उसे अंधी कर देती है ताकि डेविड के साथ उसकी कोई भी सिमिलैरिटी ना रहे। फिर एक दिन नताशा को उसके बारे में पता चल जाता है और वो बौखला जाती है, जिसके बाद वो मार्था के ऊपर हमला कर देती है, पर अंधी होने की वजह से वो मार्था की जगह उस मेड को मार देती है। इसके बाद जब डेविड को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो दोनों यहाँ से भागकर सोसाइटी में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। फिर गुस्से में डेविड उसे कहता है कि मैं मार्था को मार डालूंगा, जिसके बाद वो मौका देखकर मार्था को दबोच लेता है और उसे बेहोश करके अच्छे से बांधकर एक कब्र में फेंक देता है, जहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते आकर उसे खा जाते हैं। जिसके बाद डेविड नताशा को वहाँ से भगाकर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर डेविड एक चाकू मंगवाता है, क्योंकि उसे भी अंधा होना था, ताकि उन दोनों के बीच में फिर से सिमिलैरिटी आ जाए। फिर वो बाथरूम जाकर अपनी आंखों में चाकू मारकर अंधा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो घबरा जाता है और ऐसा नहीं कर पाता। वहीं पर हम नताशा को देखते हैं, जो कि बाहर बैठकर डेविड का इंतजार कर रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐड देखते हैं, जिसमें मेरियन नाम का एक आदमी बता रहा होता है कि वाइफ लाइक नाम की एक कंपनी ने एक ऐसी एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो कि बिल्कुल इंसानी वाइफ की तरह ही काम कर सकती है। अगर इस एंड्रॉइड वाइफ के अंदर अपनी वाइफ की यादों को डाल दिया जाए तो ये ठीक उसी की तरह ही बर्ताव करेगी और उसी की खूबियां इस रोबोट में भी आ जाएंगी। ये रोबोट काफी रियल लगते हैं और दिखने में भी एक रियल औरत की तरह है। मैरियन की ये रोबोट वाइफ काफी एडवांस है, जो कि किसी की भी जरूरत को पूरा कर सकती है, चाहे वो खाना बनाना हो या फिर अपने मालिक की शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इसके बाद हम विलियम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इन एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करता था। विलियम दरअसल स्केयर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, जिनका मानना था कि एंड्रॉइड वाइफ भी किसी असली इंसान की तरह ही हैं और उनमें भी इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। इसलिए इन एंड्रॉइड वाइफ को आजाद कर लेना चाहिए, ताकि वो भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी जिंदगी को जी सकें। आगे विलियम अपने ऑफिस आता है, जहाँ पर वो वाइफ लाइक कंपनी के मालिक मेरियन से मिलता है। यहाँ पर मेरियन विलियम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी की मौत से बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक एंड्रॉइड वाइफ बनाई है, ताकि तुम्हें अपनी बीबी की कमी महसूस न हो सके। इसके बाद विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को लेकर अपने घर आता है और उसके अंदर अपनी मरी हुई वाइफ, जिसका नाम मैरी था, उसकी यादों को डाल देता है और फिर उस एंड्रॉइड वाइफ का नाम भी मैरी रख देता है। अब ये एंड्रॉइड वाइफ काफी इंटेलिजेंट थी, इसलिए वो मैरी की सारी यादों को अपने अंदर रिकवर कर लेती है। इसके बाद विलियम मैरी को इंटीमेट मोड में डालता है और उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अगली सुबह जब विलियम ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी वो टीवी पर देखता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर जब इसके बारे में मैरी विलियम से पूछती है तो वो बताता है कि ये सभी बुरे लोग हैं और मैं इन्हीं से ही तुम जैसे लोगों को बचाने का काम करता हूँ। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त जैक से मिलता है। दरअसल यहाँ पर ये दोनों मिलकर उन एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करते हैं। फिर इनको खबर मिलती है कि कुछ एंड्रॉइड वाइफ किडनैप हो गई है। इसके बाद हम कुछ एंड्रॉइड वाइफ को देखते हैं, जिन्हें स्केयर ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप करके रखा था। तभी इन्हीं में से एक एंड्रॉइड वाइफ जाग जाती है और यहाँ से भागने लगती है, पर तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और फिर उसे पता चलता है कि इस एंड्रॉइड को पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया है। इसके बाद जब वो अंदर जाता है तो उसे कुछ और भी एंड्रॉइड वाइफ वहाँ पर मिलती हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और विलियम से कहता है कि तुम इन सभी को छोड़ दो, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। पर तभी विलियम अपनी गन से उस आदमी को ही शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो कि खुद को चार्ज करते हुए ड्रीम मोड को एक्टिवेट कर देती है। फिर ड्रीम मोड में जाने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए उसे ईडो मिलता है, जो कि उसका एक असिस्टेंट था। जिसके बाद वो मैरी को विलियम की पुरानी यादों में भेज देता है, जहाँ पर एक पार्टी में मैरी फिर से विलियम से मिलती है। तभी वहाँ पर मैरी को एक मास्क वाला आदमी नजर आता है, जिसके बाद जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे एक बर्ड वाला कार्ड देता है। फिर ड्रीम से बाहर आने के बाद मैरी उस बर्ड को एक कपड़े पर बनाने लगती है
और उसके बन जाने के बाद वो उसे विलियम को दिखाती है। फिर विलियम जब ये देखता है तो वो कहता है कि ये सब तो उसकी वाइफ की अच्छी यादें हैं। फिर एक दिन जब मैरी साइकिल पर घूम रही थी तभी उसके सामने लुइस नाम की एक औरत आ जाती है, जिस वजह से वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। इसके बाद लुइस उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सब कुछ याद करना होगा, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आने के बाद मैरी सेल्फ एक्सप्लेनेशन मोड को ऑन करती है, लेकिन उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता, इसलिए वो फिर से अपने ड्रीम मोड में जाती है और ईडो को उसकी मेमोरी में से कुछ दिखाने को कहती है। पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज्यादातर फाइल्स ब्लॉक्ड है, इसलिए वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने एक ऐसे ड्रीम में जाती है जहाँ पर वो चेयर पर बैठकर विलियम की वाइफ की डायरी पढ़ रही थी। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वही मास्कमैन था जिसे मैरी ने अपने पिछले ड्रीम में देखा था। अब वो मास्कमैन मैरी के पास आने लगता है, पर तभी विलियम उसे नींद से जगा देता है। इसके बाद जब मैरी सो रही थी तभी विलियम उसकी बनाई हुई बर्ड की ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो विलियम सबसे छुपाना चाहता है। अगले दिन विलियम फिर से कुछ रोबोट वाइफ को पकड़ने जाता है, पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक एंड्रॉइड वाइफ रिसेप्शन पर काम कर रही है। विलियम उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो एंड्रॉइड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ चलने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं, जो कहकर वो खिड़की से नीचे कूद जाती है। उधर हम मैरी को देखते हैं जिसके पास लुइस आती है। लुइस मैरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात कैनी से हुई, पर तभी लुइस को पता चलता है कि मैरी उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही है, इसलिए वो विलियम के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि कैनी बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने आएगा, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को जब विलियम घर पर आता है तो मैरी उसे लुइस के बारे में बताती है, जिसके साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि जब भी वो अपने ड्रीम मोड को ऑन करती है तो हमेशा उसे वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है। अब ये सब सुनने के बाद विलियम डिसाइड करता है कि वो मैरी को वापस उसके ड्रीम में भेजकर उस मास्क मैन का पता लगाएगा कि आखिर वो आदमी है कौन, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फिर इसका पता लगाने के लिए विलियम अपने एक दोस्त की मदद लेता है, जिसके बाद वो दोनों मैरी को उसके ड्रीम में भेज देते हैं। ड्रीम में जाने के बाद मैरी एक गेट के अंदर जाती है। फिर अंदर आने के बाद उसे फिर से वही मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है। फिर जब वो आदमी अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही कैनी है जिसके बारे में लुइस बात कर रही थी। फिर कैनी मैरी को एक एड्रेस देता है और ये सारी चीजें विलियम भी बाहर कंप्यूटर पर देख रहा था। इसके बाद विलियम कैनी के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी विलियम को वहां पर कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस घर आ जाता है। यहाँ पर मैरी उससे पूछती है कि मेरी ड्रीम फाइल्स में से कुछ फाइल्स ब्लॉक क्यों है, जो सुनकर विलियम बताता है कि मेरी वाइफ स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी और वो कई लोगों की मौत का कारण बनी, जिसका उसे बहुत दुख था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो सब भी तुमको झेलना पड़े, इसलिए वो सारी फाइल्स मैंने तुम्हें एक्सेस करने से ब्लॉक किया हुआ है। इसके बाद वो एक प्लान बनाता है कि वो मैरी के ड्रीम के जरिए कैनी से बात करने की कोशिश करेगा। अब वो दोनों मैरी के ड्रीम में जाने की तैयारी करते हैं, पर उससे पहले विलियम मैरी से कहता है कि तुम्हारी बैटरी 10% होने से पहले तुम मुझे अपने ड्रीम से बाहर ले आना। इसके बाद वो दोनों ड्रीम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैरी अपने सामने कैनी को पाती है, पर तभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और मैरी को वहाँ से भगाकर कैनी को मारने लगता है। उधर मैरी भागते हुए एक दरवाजे के जरिए एक पार्टी में पहुंच जाती है, पर तभी वहाँ पर विलियम और कैनी भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर विलियम कैनी को मारने ही वाला था कि तभी मैरी की बैटरी कम होने लगती है और वो विलियम को तुरंत ट्रेन से बाहर ले आती है। उधर विलियम देखता है कि अब जैक को भी पता चल गया था कि विलियम ने कैनी को मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो इस बात से गुस्सा हो जाता है और विलियम के साथ काम करने से मना कर देता है। आगे विलियम मैरी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खतरनाक यादें बन चुकी हैं, जिस वजह से तुम्हें हैक भी किया जा सकता है, इसलिए हमें तुम्हारी सारी यादों को मिटाना होगा। ये सुनकर मैरी काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी। इसके बाद विलियम मैरी की मेमोरी को मिटाने उसे वाइफ लाइफ कंपनी में ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद मैरी ओली और लाइडिन नाम की 2 और एंड्रॉइड वाइफ से मिलती है। इसके अलावा वहाँ पर और कई तरह की भी एंड्रॉइड वाइफ मौजूद थी। फिर ओली मैरी को बताती है कि वो स्केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हम जैसों को बचाने और हमारी फ्रीडम के लिए ही बनाई गई है। इसके साथ ही वो मैरी से कहती है कि तुम्हारी यादें वाइफ लाइफ कंपनी मिटाने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी यादों को थोड़ी देर के लिए दूसरे एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर देंगे। अभी सुनने के बाद मैरी भी डिसाइड करती है कि वो अपनी यादों को ऐसे मिटने नहीं देगी और वो ये भी पता लगा कर रहेगी कि कैनी का मकसद क्या है। आगे मैरी अपनी यादों को दूसरे एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद उसकी यादों को पूरी तरह वाइफ लाइफ कंपनी मिटा देती है। अब ये प्रोसेस होने के बाद मैरी अपनी यादों को फिर से रिकवर कर लेती है और इसके बारे में ना तो वाइफ लाइफ कंपनी को पता चलता है और न ही विलियम को। इसके बाद विलियम फिर से मैरी को घर लाकर ट्रेन करने लगता है और मैरी भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन जैक विलियम के घर पर आता है और उसे कहता है कि मैरी तुम्हारी वाइफ नहीं है, क्योंकि तुमने ही उसे मारा था। अभी सुनते ही विलियम मैरी को अंदर जाने को कहता है, जिसके बाद वो जैक को गोली मारकर उसे मार डालता है। अब ये चीज मैरी भी देख लेती है और उसे विलियम की वाइफ की पुरानी यादें याद आने लगती हैं। दरअसल जब विलियम ने पहली बार मैरी को देखा था तब उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैरी का एक बॉयफ्रेंड है तो ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैरी के बॉयफ्रेंड को मार देता है।
जो कि और कोई नहीं बल्कि कैनी था। पर इसके बाद भी विलियम यहाँ पर नहीं रुकता और वो मैरी के गले में एक शॉक बैंड लगा देता है और पूरी दुनिया से ये कहता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। ये कहकर वो मैरी को जबरदस्ती अपने पास रखने लगता है, लेकिन मैरी उसे कभी भी अपनाती नहीं। अब मैरी के इस बर्ताव की वजह से विलियम फिर से अपना आपा खो देता है और एक चिड़िया के निशान वाले तकिए से वो उसे भी मार डालता है। जिसके बाद वो वाइफ लाइफ कंपनी में जाता है और मैरी को अपनी वाइफ बताकर उसकी एक एंड्रॉइड बना लेता है ताकि उसकी एंड्रॉइड तो उसे अपना ले। अब जब मैरी को ये सारी बातें याद आ चुकी थी तो वो समझ जाती है कि विलियम कितना घटिया किस्म का आदमी है। जिसके बाद वो अपनी पावर का 100% यूज करती है और विलियम को नीचे पटक कर उसी चिड़िया वाले तकिए से उसे मार देती है। जिसके बाद वो उसकी दी हुई रिंग भी वहीं छोड़ देती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मैरी ही पहले स्केयर ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी और उसी ने ही इसकी शुरुआत की थी। आगे मैरी फिर से अपनी टीम के पास चली जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि लुइस ही कैनी का मास्क पहनकर उसके सपनों में आती थी, क्योंकि कैनी को तो पहले ही विलियम ने मार डाला था। फिर कहानी के लास्ट में हम मैरियन को देखते हैं जो कि विलियम का एक एंड्रॉइड बनाता है और कहता है कि अब विलियम का एंड्रॉइड ही एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करेगा। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो। दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक औरत को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि आपका बेटा पागल नहीं है, बस दिमाग से थोड़ा खिसका हुआ है। अभी सुनकर वो औरत मुस्कुराने लगती है और उस डॉक्टर को वापस भेज देती है। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर कुछ देख रहा था, पर तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। जिसके बाद वो भी उस टेलीस्कोप से देखने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका बेटा पड़ोस वाली भाभी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब ये देखकर उसकी मॉम केविन के मुँह पर एक थप्पड़ लगाती है और उसे रूम में ही बंद रहने की सजा सुनाती है। दरअसल वो केविन को एक साइंटिस्ट बनाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर एक बार ये लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने केविन की पढ़ाई स्कूल से न कराते हुए उसे घर से ही पढ़ाया। अब जिस खिड़की से वो देख रहा था उसकी मॉम उस खिड़की को भी बंद करवा देती है, जिसके बाद वो उसके सामने चुड़ैलों की तरह हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम केविन को कुछ साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब वो एक साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन वही बाकी साइंटिस्ट की बातों से हमें पता चलता है कि उनकी नजर में केविन एक नंबर का पागल साइंटिस्ट है। अब वो सभी यहाँ पर इकट्ठा भी इसलिए हुए थे क्योंकि केविन उन्हें अपना एक घटिया सा आविष्कार दिखाना चाहता था। दरअसल उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को गायब किया जा सकता था, लेकिन इस सीरम का असर उस इंसान पर सिर्फ कुछ ही घंटों तक रहता था। अब केविन की ये सारी बातें बाकी साइंटिस्ट को बकवास लग रही थी, लेकिन वही केविन को खुद पर बहुत भरोसा था। और फिर जब वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो इनविजिबल नहीं होता, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट उसे पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अपना मजाक उड़ता देखकर केविन पागल हो जाता है और गुस्से में सब पर हमला कर देता है। उनमें से कुछ साइंटिस्ट तो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से नहीं भाग पाते केविन उन सभी को मार डालता है। फिर अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि कैसे डॉक्टर केविन ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्टों को मार डाला और फिर आखिर में उसे पकड़ लिया गया। लेकिन जज ने उसे कोई भी सजा नहीं सुनाई क्योंकि केविन अब पागल हो चुका है और हमारे देश के कानून के अनुसार पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती, इसलिए केविन को पागल खाने भेज दिया जाता है। फिर 1 महीने बाद हम केविन को पागल खाने में देखते हैं जहाँ पर वो सबसे नजरें चुराते हुए भाग रहा था और कुछ देर बाद वो गार्ड को भी चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गार्ड उसके पीछे फिर से पड़ जाते हैं, लेकिन केविन फिर से उनसे बचते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन को पागल खाने से भागे हुए 7 दिन हो चुके हैं। इसके बाद हम एक क्लास में कुछ बच्चों को देखते हैं। ये एक कॉलेज था जो कि समर वेकेशंस में भी चल रहा था, जिसमें पूरे कॉलेज में से सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो दिमाग से पूरी तरह पैदल थे। तभी वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल मिस चैलो आकर सबको बताने लगती है कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक से मौत हो गई, इसलिए अब उनकी आगे की क्लास उनका नया टीचर केविन को मार लेगा। जिसका मतलब था कि केविन पागल खाने से निकलकर एक टीचर बन चुका है और उसने अपना नाम बदलकर केविन कुमार रख लिया है। फिर क्लास में आते ही केविन क्लास की सबसे सुंदर लड़की विकी से एक फिजिक्स का सवाल पूछता है, लेकिन जब विकी इसका कोई जवाब नहीं दे पाती तो केविन उसे डांटने लगता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और वहीं केविन भी उनके पास बैठा उनको घूर रहा होता है। वहीं पर हम एक कपल चैड और बनी को भी देखते हैं, जिन्हें जहाँ पर भी मौका मिलता था वो वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते थे। फिर कुछ देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहाने चली जाती है तभी वहाँ पर चैड आता है और चुपके से उनको नहाते हुए देखने लगता है। उधर हमारा केविन भी चैड को उन्हें देखते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद जब चैड वहाँ से चला जाता है तो केविन भी वहाँ पर आकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। पर तभी वहाँ पर मिस चैलो आ जाती है, जिसको देखकर केविन बहाने बनाने लगता है कि मेरे पैसे नीचे गिर गए थे तो मैं उसे ही ढूंढ रहा था। अब मिस चैलो को तो समझ आ चुका था कि ये क्या देख रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि प्लीज आप अपनी क्लास पर ध्यान दे। जिसके बाद केविन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम केविन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो उस इनविजिबल होने
होने वाले सीरम पर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वो दिन में अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास दिया करता था और रात को अपने एक्सपेरिमेंट पर काम किया करता था, लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो अपना सीरम तैयार नहीं कर पा रहा था। पर फिर एक दिन उसकी ये कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। अभी देखकर केविन बहुत ही खुश था, जिसके बाद वो सीरम को अपने ऊपर इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है। अब अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा होता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता है और हंसते हंसते वहीं पर सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब हम देखते हैं कि वो फिर से विजिबल हो चुका है। फिर उसी रात केविन अपने सपने में उन सभी लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि उस रात केविन विक्की के घर पर गया था, जिसके बाद वो उसके कपड़े उतार कर उसे घूर रहा था। फिर अगली सुबह जब वो वापस अपनी क्लास में आता है तब क्लास शुरू होने से पहले विक्की उसके पास आती है और केविन के साथ इंटीमेट होने के बदले उसे उसके नंबर बढ़ाने को कहती है, लेकिन इसके लिए केविन उसे साफ मना कर देता है। तभी क्लास की बेल बज जाती है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाते हैं। आज केविन ने एक सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान किया था, लेकिन उन बेवकूफ स्टूडेंट्स में से किसी को भी सवालों के जवाब नहीं पता थे, जिसके बाद वो सभी केविन को ही पागल बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इससे गुस्सा होकर केविन उन सभी के टेस्ट पेपर्स लेकर उनको फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बिल्कुल ही घटिया और नीच स्टूडेंट बुबा को देखते हैं, जिसको मिस चेलो अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसको बताती है कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए उसे वापस इसी क्लास को रिपीट करना होगा। अभी सुनकर बुबा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान तो कॉलेज में जाकर लड़कियां पटाना था। पर तभी मिस चेलो बुबा को एक ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो वो उसे पास करके उसे कॉलेज भेज देगी। अभी सुनते ही बुबा खुशी के मारे उछल पड़ता है, जिसके बाद वो और मिस चेलो वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही थी तभी केविन भी इनविजिबल ही कर बाथरूम के अंदर जाकर उन्हें देखने लगता है। वहीं हम एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो कि उन लड़कियों को नहाता हुआ देखकर मजे ले रहा था, लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए बुबा देख लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। वहीं उसी रात जब केविन सो रहा था तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ और डॉक्टर के साथ उसके कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी। फिर अगले दिन से हम देखते हैं कि केविन के सभी स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ध्यान देने लगे थे, लेकिन फिर क्लास के बाद मिस चेलो केविन को अपने चैम्बर में बुलाती है। वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि ना तो तुम्हारी वाइफ है और न ही गर्लफ्रेंड, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते ही वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी केविन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी मिस चेलो उसे उसका इनविजिबल करने वाला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम ड्रग्स ले रहे हो और अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें ये सब कुछ बता दूंगी। अभी सुनकर केविन उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मार डालता है। हम मिस चेलो की जान लेने के बाद केविन पूरी तरह पागल हो चुका था, जिसके बाद वो वापस से इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है, जहाँ पर बुबा और बेटी एक दूसरे को किस कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर केविन आता है और बुबा के मुंह पर एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालता है। अभी देखकर बेटी को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, जिसके बाद वो वहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन तभी केविन उसके कपड़े फाड़ देता है और एक पाइप से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ दो लड़कियां बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उन्हें मेन गेट बंद मिलता है तो वो पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती हैं, लेकिन तभी हॉलवे में बेटी की डेड बॉडी देखकर वो घबरा जाती है और भागते हुए अपने क्लासरूम में आती है, जहाँ पर पहले से ही केविन बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताती है कि बेटी की डेड बॉडी हॉलवे में पड़ी है, जिसको सुनकर केविन क्लासरूम से बाहर जाता है और इनविजिबल होने वाला इंजेक्शन लगाकर वापस आ जाता है, जिसके बाद वो एक लड़की को पूरी नंगी करके उसका मुंह एक्वेरियम में डुबाकर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो दूसरी लड़की का भी गला घोंटकर उसे मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ विकी बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहाँ पर पहले से ही केविन इनविजिबल होकर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। तभी उसकी चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंटर उस वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक लॉकर में विकी की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक से केविन हंटर को घुसंड मारना शुरू कर देता है, जिसको देखकर हंटर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर अब क्योंकि मेन गेट बंद था इसलिए वो केविन से बचकर भागते हुए छत पर आ जाता है। पर तभी केविन वहाँ पर आ जाता है और हंटर को ऊपर से नीचे फेंककर मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ एक क्लास में चैड और बनी इंटीमेट हो रहे थे, तभी यहाँ पर बनी चैड से कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन चैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ उस सफाई वाले को मिस चेलो की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। उधर चैड और बनी को विकी की डेड बॉडी लॉकर रूम में मिल जाती है, जिसके बाद जब वो सफाई वाला चिल्लाते हुए उसके पास आता है तो चैड उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर केविन भी पहुंच जाता है और बनी को मारने लगता है, पर चैड जैसे तैसे करके उसे खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद केविन वापस से विजिबल हो जाता है, लेकिन फिर वो चैड को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो बनी के पास जाता है और उसके सर पर कूदकर उसका कचुम्बड़ बना देता है। अब इतना आतंक फैलाने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, पर तभी वहाँ पर बंदूक लेकर चैड आ जाता है। अब उसे जिंदा देखकर केविन भी हैरान था, पर तभी वो उसका ध्यान भटकाकर जल्दी से खुद को इनविजिबल कर देता है, जिसके बाद अब चैड ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने
लगती है, जिसके बाद चड केविन का इनविजिबल सीरम खुद को लगा लेता है और वो भी गायब हो जाता है। अब जब उन दोनों का ये मुकाबला बराबरी का था, तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चड के सर के चीथड़े उड़ चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनको चड ने केविन के पास जाने से पहले ही फोन कर दिया था। अब चड के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन केविन अभी भी इनविजिबल था। पुलिस वालों को लगता है कि शायद चड ने खुद को ही मार डाला, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद केविन अपना सीरम लेकर हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम वही न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि सभी को बता रही थी कि केविन ने स्कूल के सभी बच्चों को और प्रिंसिपल को मार डाला और लास्ट में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। अब उसके ऐसा बोलते ही उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और केविन उसको नेशनल टीवी पर नंगा कर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं जॉय और उसके बॉयफ्रेंड मेसन को। जॉय मेसन से बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी, लेकिन वहीं मेसन को जॉय की थोड़ी भी परवाह नहीं थी और उसका ज्यादातर ध्यान अपने काम पर ही रहता था। हम देखते हैं कि आज मेसन का बर्थडे था, तो जॉय उसको खुश करने के लिए कुछ एक्साइटिंग सा प्लान कर रही थी। इसी की दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक को, जो कि एक अय्याश लड़का था और इसका प्यार और कमिटमेंट जैसी चीजों से तो दूर दूर तक नाता नहीं था। आगे हम जॉय को देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड मेसन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है। वहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा उसे कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, इतना तो मेसन डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन जॉय तो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, इसलिए उसने वेगस की 2 टिकट्स भी बुक कर ली थी, ताकि वो और मेसन वीकेंड पर वहाँ जाकर एंजॉय कर सके। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेसन भी वहाँ पर आ जाता है और जॉय उसे सरप्राइज देने के लिए अंदर ले जाने लगती है। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता और मैं तुमसे काफी दिनों से कुछ कहना चाहता था। जॉय कहती है कि पहले तुम अंदर चलो, मुझे ये सब बाद में बताना। लेकिन तभी मेसन उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अब ये सुनकर जॉय बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस का बैठा मैच पर सट्टा लगा रहा था। तभी वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है, जो कि उसका बाप ही था, और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमको यहाँ पर काम करना पसंद नहीं और मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर काम करो, इसलिए मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। जैक कहता है कि आप मुझे मेरी ही कंपनी से कैसे निकाल सकते हो, आपके बाद तो इस सब का वारिस मैं ही हूँ। जिस पर बाप कहता है कि मेरे जाने के बाद मैं ये कंपनी किसी और के नाम कर दूंगा, पर तुम्हारे नहीं। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जैक अपने एक दोस्त रॉब से मिलता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया। जिस पर रॉब कहता है कि भाई तुझे तेरे बाप पर केस कर देना चाहिए, लेकिन जैक ऐसा नहीं करना चाहता था। वो उसे कहता है कि भाई हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पर रॉब कहता है कि चलो वेगस चलें। उधर दूसरी तरफ जॉय भी सारा के साथ एक बार में बैठी थी और उसे बता रही थी कि मेसन ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो तो डरपोक निकला। तभी सारा उसे कहती है कि चलो कहीं घूमने चलें, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद वो उसे वेगस की वही 2 टिकटें दिखाते हुए कहती है कि चलो वेगस चलते हैं। अभी चारों वेगस पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर खूब मस्ती करते हैं। जैक, जो कि एक लड़की बाज था, इसलिए वहाँ पर पहुँचते ही वो लड़कियों के साथ चिपकना शुरू कर देता है। आगे जब वो दोनों अपने रूम में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही सारा और जॉय थी, जो कि उनके बाथरूम में नहा रही थी। अब ये दोनों लड़कियां उन दोनों को देखकर डर जाती हैं और उन्हें चोर समझकर उन्हें मारने लगती हैं। लेकिन फिर बाद में उनको पता चलता है कि गलती से इन चारों को एक ही रूम दे दिया गया है। आगे जॉय होटल के रिसेप्शन पर जाती है और मैनेजर से कंप्लेंट करती है कि उन चारों को 2 अलग अलग कमरे दिए जाएं। लेकिन मैनेजर उसे कहता है कि होटल के सभी कमरे फुल हैं, इसलिए उन चारों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना होगा। अब ये सुनकर जॉय गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा कर लेती है, जिससे माफी के तौर पर होटल का मैनेजर उसे 2 शॉपिंग के कूपन दे देता है। अब ये देखकर जैक भी उस मैनेजर के पास जाता है और उसे इस तरह से अपनी बातों में फंसा लेता है कि वो मैनेजर उसे VIP शॉपिंग के पासेस दे देता है, जिससे वो महंगी महंगी चीजों को फ्री में ले सकते थे। अब वो चारों एक लैम्बोर्गिनी रेंट करते हैं, जिसके बाद आज रात वो चारों पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जैक और उसका दोस्त जॉय और सारा से कुछ ज्यादा ही चेप हो रहे थे, जिस वजह से वो दोनों नाराज होकर वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी जैक जॉय को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए पूछता है। अब पहले तो जॉय उसे मना कर देती है, लेकिन फिर जैक जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर बातों ही बातों में जैक जॉय को बताता है कि मुझे मेरे बाप ने मेरी ही कंपनी से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर मजे करने आया हूँ। जॉय कहती है कि मुझे मेरे मंगेतर ने धोखा दे दिया, तो मैं यहाँ पर उसे बुलाने आई हूँ। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बहुत सारे ड्रिंक करते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं। फिर पार्टी के दौरान वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाते हैं। जिसके बाद वो बेडरूम में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉय की आँख खुलती है, तो अपनी उंगली में अंगूठी देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी नजर एक नोट पर पड़ती है, जो कि जैक उसके लिए छोड़कर गया था, जिस पर वो उसे अपनी पत्नी बुला रहा था। अब ये देखकर जॉय डर जाती है और तभी उसे याद आता है कि कल रात
शराब के नशे में जॉय और जैक ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। उधर जैक भी रॉब को बता देता है कि भाई कल रात मैंने नशे में जॉय से शादी कर ली। अभी सुनकर रॉब हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि भाई तू अब क्या करेगा। तभी जॉय भी वहाँ पर सारा को लेकर आती है और सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इसी दौरान मौका देखकर जैक जॉय को साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, इसलिए जो भी हुआ तुम सब कुछ भूल जाओ। जिस पर जॉय कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। अब धीरे धीरे उन दोनों की बातें लड़ाई में बदल जाती हैं, जिसके बाद जॉय गुस्से में जैक को एक सिक्का देती है और कहती है कि तेरे जैसे फकीर के लिए ये पैसे काफी रहेंगे। लेकिन तभी जैक वो सिक्का एक लॉटरी मशीन में डालता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उस मशीन में से जोर की आवाज आती है और जब जैक पीछे मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि वो इस मशीन से पूरे 3 मिलियन डॉलर का इनाम जीत चुका है। वहीं जॉय भी ये देखकर बहुत खुश होती है और उस इनाम को लेने के लिए वहाँ पर आती है। वो कहती है कि ये लॉटरी मेरे सिक्के से लगी है, इसलिए आधी रकम मेरी होगी। जिस पर जैक कहता है कि वो सिक्का तो तुमने मुझे दे दिया था, तो अब तुम ये पैसे भूल जाओ। लेकिन इतने सारे पैसे देखकर जॉय पलट जाती है और जैक से कहती है कि तुम तो मेरे पति हो ना, इसलिए पैसों में मेरा भी बराबर हिस्सा होगा। लेकिन जैक इन पैसों को किसी में भी बांटना नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉय के ऊपर केस कर देता है। फिर कोर्ट में जैक का पति रॉब कहता है कि ये लड़की पैसों के लालच में आकर मेरे क्लाइंट को जबरदस्ती अपना पति बता रही है। पर तभी वहाँ पर जॉय जज को वो नोटिस दिखाती है जो कि जैक ने उसके लिए लिखा था, और इसके साथ साथ वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें वो दोनों कबूल कर रहे थे कि वो दोनों शादीशुदा हैं। अब ये सब देखकर जज कहता है कि ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है कि शादी के अगले ही दिन तुम दोनों शादीशुदा होने से मना कर रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 6 महीने का टाइम देता हूँ। अगर तुम दोनों के रिश्ते सुधर गए तो ये पैसे तुम दोनों बराबर में बांट लेना, और अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी ने भी 6 महीने से पहले तलाक की मांग करी तो ये पूरे पैसे दूसरे को दे दिए जाएंगे। अब ये फैसला सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 6 महीनों तक वो दोनों शादीशुदा होने का नाटक करेंगे ताकि जज को लगे कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। फिर अगले दिन जॉय अपना सारा सामान लेकर जैक के घर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन इसी के साथ वो दोनों ये भी प्लान कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को इतना परेशान कर देंगे कि कोई एक 6 महीने से पहले ही तलाक मांग लेगा, जिससे सारे पैसे दूसरे को मिल जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जैक जॉय को सोने के लिए एक ऐसा बेड देता है जिस पर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, ताकि वो उसके साथ इस घर में ना रह पाए और यहाँ से चली जाए। लेकिन जॉय भी हार नहीं मानती और वो 3 मिलियन डॉलर के लिए सड़े हुए बेड पर भी सोने के लिए तैयार हो जाती है। फिर अगली सुबह जब जैक को बहुत जोर का सुसु आ रहा था तो जॉय जानबूझकर बाथरूम में ज्यादा टाइम लगाती है। अब जैक पहले तो उसे बहुत सारी गालियाँ सुनाता है, लेकिन जब इससे भी जॉय बाहर नहीं आती तो जैक किचन के सिंक में ही जाकर सुसु कर देता है। आगे जब इन दोनों को थेरेपी के लिए बुलाया जाता है तो ये दोनों थेरेपिस्ट के सामने इस तरह बिहेव करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये सब करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन जब जॉय और सारा आपस में बातें कर रहे थे तब जॉय उसे अपनी परेशानियां बताने लगती है। इस पर सारा उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि जैक का तुम्हारे अलावा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है तो जज अपना फैसला तुम्हारे पक्ष पे ही सुनाएगा। उधर दूसरी तरफ रॉब भी जैक को यही प्लान बता रहा था कि अगर तुम्हारी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ हो जाए तो सारे पैसे तुम्हारे होंगे, जिसके बाद अगले ही दिन से वो दोनों अपने प्लान पर काम करने लगते हैं। उधर जैक सुबह सुबह जॉय के मिल्क शेक में बहुत सारी बाइग्रा मिला देता है, जिसके बाद जब वो अपने ऑफिस में होती है तो उसे वहाँ पर इतनी ज्यादा ठड़क चढ़ जाती है कि वो अपने बॉस के साथ ही इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैक के घर पर 2 लड़कियां आती हैं और उसे कहती हैं कि हमारे घर का दरवाजा लॉक हो गया है और जब तक कोई आकर उसे खोल नहीं देता तब तक क्या हम और हमारे दोस्त यहाँ पर रुक सकते हैं। अब जैक भी ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था और वो उन दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेता है, जिसके बाद वो रॉब को फोन लगाता है और उसे कहता है कि भाई जल्दी से घर आ जा, यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं। अब ये सुनते ही रॉब उसे कहता है कि अबे ये तेरी नकली बीबी का प्लान है और वो तुझे फंसाकर सारा पैसा अपने अंदर करना चाहती है। अभी सुनकर जैक को भी एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने घर पर अपने कुछ लीचड़ और हरामी दोस्तों को बुला लेता है जो कि आते ही उन लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। अभी देखकर वो सभी लड़कियां डर जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर एक दिन जैक अपने एक दोस्त को काउंसलर बनकर जॉय को फोन करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे फोन करती है और कहती है कि आज की काउंसलिंग का फ्राइडे को होगी। अभी सुनकर जॉय खुश हो जाती है और मजे से बाथरूम में जाकर नहाने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक जैक के घर से बाहर जाने की आवाज आती है। अब उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो तुरंत काउंसलर को फोन लगा देती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी मीटिंग तो आज ही है। अभी सुनकर वो जल्दी से तैयार होकर बाहर आती है और टैक्सी करके काउंसलर के पास जाने लगती है, पर तभी जैक उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हारा पर्स तो मेरे पास है, तो तुम टैक्सी वाले को पैसे कहाँ से दोगी। अब ये सुनकर वो टैक्सी वाला भी अपनी कार रोक देता है और जॉय को कार से बाहर जाने को कहता है। जॉय टैक्सी वाले से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। टैक्सी वाला कहता है कि ठीक है, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। अब जॉय पहले तो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बदले वो उसे वहाँ पर पहुँचा देता है। वहीं जैक भी जैसे तैसे करके उसे लड़ता झगड़ता हुआ काउंसलर तक पहुँच जाता है। अगली रात को जब जैक अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि जॉय ने वहाँ पर उसके माँ बाप को बुला रखा है। दरअसल यहाँ पर जॉय जैक के माँ बाप के नजरों में अच्छी बनकर उनका दिल जीतना चाहती थी, ताकि बाद में कोर्ट में वो अपने बेटे का नहीं बल्कि उसका साथ दें।
लेकिन इस पर जैक उसे कहता है कि ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है, तो कम से कम तो मेरे माँ बाप को इसमें मत घसीटो। अब जॉय भी उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर डिनर करते हैं और बातें करते हैं। फिर अगली सुबह जब जैक अपना सामान ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में जॉय की एक अंगूठी लगती है जो कि उसे मेसन ने दी थी। अब वो उस अंगूठी को लेकर मेसन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि जॉय तो अभी भी तुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहता है कि कल वो पार्क में घूमने आ रही है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आकर उससे मिल सकते हो। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि जैक अपने सभी दोस्तों को पार्क में मिलने बुलाता है, जहाँ पर जॉय भी सारा को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। उधर जैक कुछ छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसको देखकर जॉय उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। आगे जब वो दोनों घूम रहे थे, तभी जैक बाथरूम का बहाना लगाकर वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन उसके जाते ही मेसन वहाँ पर आता है, जिसको देखकर जॉय हैरान रह जाती है। तभी मेसन उसके पास आता है और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगने लगता है। कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जॉय उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उधर जैक भी छुपकर उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर पता नहीं क्यों उसे जलन होने लगी थी। आगे जब वो ये बात रॉब को बताता है, तो रॉब उसे कहता है कि तुम्हें जॉय से प्यार हो गया है। जैक कहता है कि नहीं भाई, मैं प्यार के लिए नहीं बना, और वैसे भी कल मुझे जॉय की एक ऑफिस पार्टी में जाना है। इस पर रॉब उसे कहता है कि भाई यही मौका है, तुम जॉय को सबके सामने नीचा दिखा सकते हो। फिर अगले दिन पार्टी में जैक जॉय को बर्बाद करने का प्लान बना ही रहा था कि तभी जॉय एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है, जिसको देखकर वो अपने इस प्लान को कैंसिल कर देता है। आगे जॉय जैक को अपने बॉस से मिलवाती है, जहाँ पर जैक अपनी बातों से उसके बॉस को इम्प्रेस कर लेता है। अब इससे खुश होकर जॉय का बॉस उसे जॉब में प्रमोशन दे देता है, जिससे जॉय बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे भी अब जैक के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आगे जब वो दोनों घर पर आते हैं, तो वो दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे के साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और फाइनली उनके केस के फैसले का दिन भी आ जाता है। सुबह सुबह जब जॉय कोर्ट के लिए निकलती है, तो उसके सामने मेसन आ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा एक हो सकते हैं। जिसके बाद वो उसे वही अंगूठी देता है जो कि उसे जैक ने दी थी। अब इस अंगूठी को देखकर जॉय हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये अंगूठी जैक ने ही उसे दी होगी, ताकि वो वापस मेसन के पास चली जाए और सारा पैसा जैक के नाम हो जाए। अभी जानकर जॉय का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर कोर्ट की सुनवाई के वक्त जज उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों साथ में रहने को तैयार हैं, जिस पर जॉय कहती है कि नहीं, मुझे जैक से तलाक चाहिए और इसके पैसों में से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद जॉय जैक के पास आती है और मेसन की दी हुई अंगूठी उसके सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। अब फाइनली जैक ये केस जीत चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों इस केस को जीतने पर वो खुश नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे। जॉय तो इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपनी जॉब भी छोड़ देती है और इस शहर को भी छोड़कर जाने का फैसला करती है। उधर जैक से भी अब रहा नहीं जाता, तो वो जॉय का पता लगाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा के पास जाता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि जॉय कहाँ पर है। फिर एक दिन घर की सफाई करते वक्त जैक को एक फोटो मिलती है जो कि एक लाइट हाउस की थी। अब ये देखकर जैक को याद आता है कि जॉय ने उसे एक बार बताया था कि उसे इस लाइट हाउस के पास घूमना बहुत पसंद है। अब जैक भागते हुए उसी लाइट हाउस के पास जाता है और वहाँ पर जॉय उसे उदास खड़ी हुई मिलती है। जैक उसके पास आता है और उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब क्योंकि जॉय भी उसे प्यार करती थी, तो वो उसकी गलतियां बुलाकर उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म। कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक कैदी एक्सरसाइज कर रहा था। अब वो कैदी इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके डर से जेल के बाकी सभी कैदियों की पैंट गीली हो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उस कैदी से कहते हैं कि अब तुम्हारे इस जेल से निकलने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद उस कैदी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि वो खूंखार कैदी सिर्फ 1.5 फुट का था, जिसका नाम केल्विन था। तभी उसे वहाँ पर लेने उसका दोस्त पर्सी आता है और वो दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। फिर रास्ते में केल्विन पर्सी से कहता है कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए तुम मेरे लिए एक नौकरी ढूंढो। इस पर पर्सी उसे कहता है कि उसके पास एक ऐसा काम है जिसको पूरा करने पर उनको $1 मिलियन मिलेंगे और इसको करने के बाद उन्हें पूरी जिंदगी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इतने पैसों के बारे में सुनकर केल्विन भी हैरान हो जाता है और वो पर्सी को कहता है कि वो इस काम को करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम डैरेल था और वाइफ का नाम था वेनिसा। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। दरअसल बहुत कोशिशों के बाद भी उन दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी परेशान रहते थे और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसके बाद हम पर्सी को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर आता है और केल्विन को बताता है कि हमें यहाँ से एक डायमंड चुराना है। अभी सुनते ही केल्विन उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि भाई मैं अभी ही जेल से बाहर निकला हूँ और तू मुझे फिर से जेल भिजवाने वाले काम करवा रहा है। लेकिन पर्सी के बहुत कन्विंस करने पर केल्विन मान जाता है और फिर वो दोनों उस ज्वेलरी शॉप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर पर्सी अपने साथ एक बैग लेकर आता है जिसके अंदर उसने केल्विन को छुपा रखा था। इसके बाद वो दोनों मैनेजर के पास जाते हैं जहाँ पर पर्सी उसे अपनी बातों में फंसाता है और दूसरी तरफ केल्विन किसी तरह से उस डायमंड के पास पहुँच जाता है, जिसके बाद वो उसकी टेबल के नीचे छेद करके उस डायमंड को चुरा लेता है। आगे जब वो दोनों पतली गली पकड़कर वहाँ से
निकल रहे थे तभी वहाँ पर एक बुढ़िया चिल्लाती है कि उसका कुत्ता चोरी हो गया है। तभी हम देखते हैं कि केल्विन ने डायमंड के साथ साथ उस बुढ़िया का कुत्ता भी चुरा लिया था। अब वो दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो कुत्ता भौंकने लगता है। अब उसकी आवाज सुनकर वो बुढ़िया चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा कुत्ता इन दोनों ने ही चुराया है। उधर शॉप के मैनेजर को भी पता चल चुका था कि उसका डायमंड चोरी हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुला लेती है। तभी पर्सी और केल्विन भागकर अपनी कार में बैठते हैं और उस कुत्ते को वहीं फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो कार को वहीं छोड़कर वहाँ से पैदल भागने लगते हैं। वहीं पुलिस बुढ़िया से पूछताछ करती है, जहाँ पर वो बुढ़िया उसे कहती है कि वो चोर बिल्कुल डामर की तरह काला था। वहीं पर्सी और केल्विन भागते हुए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस जाते हैं, जहाँ पर डैरिल और वेनेसा भी शॉपिंग कर रहे थे। अब उनको देखते ही केल्विन भागकर उनके पास आता है और उस डायमंड को पुलिस से बचाने के लिए उसे वेनेसा के बैग में डाल देता है। थोड़ी देर बाद उनको ढूंढते हुए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर उनको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद हम वेनेसा और डैरिल को देखते हैं जो कि वापस अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके पीछे पीछे पर्सी और केल्विन भी पहुँच जाते हैं। अब वो दोनों वहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं कि किसी भी तरह उन्हें वो डायमंड हासिल करना ही है। तभी पर्सी को एक आइडिया आता है और वो केल्विन को एक छोटा बच्चा बनकर उनके साथ रहने को कहता है, ताकि मौका मिलने पर वो उस डायमंड को वहाँ से वापस ले आए। पर केल्विन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो पर्सी को मना कर देता है। पर तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पर्सी केल्विन को जैसे तैसे कन्वेंस कर लेता है और उसे एक टोकरी में डालकर उसको डैरिल और वेनिसा के घर के बाहर रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब डैरिल घर के बाहर आता है तो वहाँ पर वो केल्विन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कोई इंसान इतने प्यारे और खूबसूरत बच्चे को हमारे घर के बाहर छोड़कर कैसे जा सकता है। इसके बाद वो केल्विन को उठाकर अपने घर के अंदर ले आता है और वेनिसा के साथ मिलकर उसका डायपर चेंज करने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों केल्विन के हथियार को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसका हथियार उसकी उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। अब उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्चे का क्या करें, इसलिए वेनिसा चाइल्ड केयर वालों को कॉल करती है ताकि वो लोग आकर इसे यहाँ से ले जाएं। लेकिन चाइल्ड केयर वाले आज छुट्टी पर थे, इसलिए उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वेनिसा के फादर उसे कहते हैं कि इसको जहाँ से उठाया है वहाँ पर वापस रख दो। पर क्योंकि वेनिसा उस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो सीधा पुलिस को फोन करने लगती है। पर तभी पुलिस का नाम सुनते ही केल्विन डर जाता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आ गई तो वो केल्विन को पहचान लेगी और उसको उठाकर वापस जेल में डाल देगी। उधर डैरिल और वेनिसा उसे रोते हुए देखकर सोचने लगते हैं कि शायद ये बच्चा बीमार है, इसलिए वो केल्विन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर केल्विन को चेक करता है और देखता है कि उसके शरीर पर तो बहुत सारे टैटू के निशान बने हुए थे। अब डॉक्टर को केल्विन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी, पर तभी वेनिसा और डैरिल कहते हैं कि शायद इस बच्चे के पेरेंट्स बहुत ज्यादा बुरे हैं। पहले तो उन्होंने इस पर टॉर्चर किया और फिर हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए। अब जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे तभी केल्विन वेनिसा के बैग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और उसे बच्चा समझकर वापस वेनिसा और डैरिल के पास ले जाता है। अब वेनिसा उस पुलिस वाले को सारी बातें बताने लगती है, पर तभी केल्विन वेनिसा को मॉम कहकर बुलाता है, जिसको सुनकर वेनिसा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उस पुलिस वाले को कुछ नहीं बताती और केल्विन को अपने पास रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर था और उसी ने ही पर्सी को वो डायमंड चुराने का काम दिया था। लेकिन पर्सी ने अभी तक उसका काम पूरा नहीं किया, इसलिए जॉन उसे धमकी देता है कि अगर 7 दिनों के अंदर उसने उसका डायमंड नहीं लाकर दिया तो वो उन दोनों को मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वेनिसा को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों को केल्विन से मिलाने के लिए उन्हें घर पर बुलाती है। लेकिन जब वो सभी औरतें केल्विन को देखती हैं तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि केल्विन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। इसके बाद वेनिसा अपनी सहेलियों को लेकर किचन में जाती है, जहाँ पर केल्विन उसकी एक सहेली को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इसके बाद वो उसके पास जाता है और उसे गोदी में उठाने के लिए कहता है। फिर जब वो औरत उसे अपनी गोदी में उठाती है तो केल्विन उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ वेनिसा को लग रहा था कि शायद केल्विन को भूख लगी है, इसलिए वो अपनी एक सहेली को उसे माँ का दूध पिलाने के लिए कहती है। अब ये सुनते ही केल्विन के मजे हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके उसकी सभी सहेलियों का दूध पी जाता है। फिर कुछ देर मस्ती करने के बाद जब सभी लोग वहाँ से जा रहे थे तो वो एक एक करके केल्विन को किस करने लगते हैं, लेकिन केल्विन यहाँ पर भी ये मौका नहीं छोड़ता और वो पूरा इमरान हाशमी बनकर उनको किस करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वेनिसा उसे अपने रूम में ले जाती है और उसके कपड़े चेंज करके उसे सुला देती है। फिर आधी रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो केल्विन उस हीरे को ढूंढने लगता है। वो पर्सी को फोन लगाने लगता है, पर तभी वहाँ पर वेनिसा का बाप आ जाता है। वो उसे चोर समझ लेता है और उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर डैरिल आ जाता है और अपने ससुर को समझाकर केल्विन को वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन जब वेनिसा सोकर उठती है तो वो डैरिल को उसके साथ पूरी रात इंटीमेट होने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन तभी डैरिल उसे कहता है कि मैंने तो कल रात तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पर डैरिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि कल रात केल्विन ही वेनिसा के साथ इंटीमेट हुआ था। फिर कुछ देर बाद वेनिसा तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि घर चलाने के लिए सिर्फ वेनिसा ही काम करती थी और वहीं उसका फालतू पति पूरे दिन घर पर बस सोता रहता था। लेकिन इस बार वो केल्विन को घुमाने के लिए पार्क में लेकर आता है और वहाँ पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ केल्विन के पास पर्सी आता है और केल्विन उसे बताता है कि टेबल के ऊपर जो बैग रखा है डायमंड उसी के अंदर है। फिर जब पर्सी उस बैग को चुराने जाता है तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 बैग हैं। अब ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो किसी एक बैग को चुराकर वहाँ से भाग जाता है। फिर पर्सी उस बैग को जॉन के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि वो डायमंड इसी में ही रखा है। लेकिन जब जॉन उस बैग को चेक करता है तो उसे वहाँ पर गंदे डायपर और खिलौनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब ये देखकर जॉन और भी गुस्सा हो जाता है और पर्सी को पकड़कर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम डैरल को देखते हैं जो कि केल्विन को लेकर एक मैच देखने आया था। तभी मौका मिलते ही केल्विन उस डायमंड को चुरा लेता है और इससे पहले कि डैरल उसे देखे वो उस डायमंड को निकल जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डैरल केल्विन के आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है। यहाँ पर सभी लोग केल्विन को बहुत सारे गिफ्ट्स और खिलौने देते हैं। तभी वहाँ पर वेनिसा के डैड भी आते हैं और वो केल्विन को एक टेडी बियर गिफ्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि केल्विन के घर के बाहर उन पर नजर रख रहा था। उधर डायमंड निकलने की वजह से केल्विन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो दर्द कम करने के लिए कैस्टर ऑयल पी लेता है, लेकिन इससे उसका दर्द कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन वेनिसा को केल्विन के डायपर में वही डायमंड मिलता है जिसको पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा था कि शायद ये डायमंड उसे डैरल ने गिफ्ट किया है, इसलिए वो उसे इम्प्रेस होकर उसके साथ रात को डेट पर चली जाती है। अब घर पर वेनिसा के डैड और केल्विन ही थे। तभी वेनिसा के डैड केल्विन को उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। दरअसल वेनिसा के डैड ने टीवी में देख लिया था कि केल्विन एक चोर है और वो दिखने में बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वेनिसा और डैरिल भी आ जाते हैं और वो वेनिसा के डैड को केल्विन को मारते हुए देख लेते हैं। अब वेनिसा को लगता है कि शायद उसके डैड पागल हो गए हैं, इसलिए वो अपने डैड को मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। वहीं डैरिल जब उस टेडी बियर को देख रहा था तो उसमें उसे एक कैमरा मिलता है। फिर उस कैमरे को देखने के बाद डैरिल को भी पता चल जाता है कि केल्विन कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो उसे घर के अंदर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि केल्विन पर्सी के साथ वो डायमंड लेकर वहाँ से निकल चुका था। फिर रास्ते में पर्सी उसे बताता है कि आज रात को जॉन डैरल और वेनिसा के घर पर हमला करने का प्लान बना रहा है। अब ये सुनते ही केल्विन उसे वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि अब वो डैरल से इमोशनली अटैच हो चुका था और वो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वहीं घर पर हम जॉन को देखते हैं जो कि डैरल के पास आकर उससे वो डायमंड मांगने लगता है, पर डैरल को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब जॉन डैरल को मारने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर केल्विन आ जाता है और वो जॉन और उसके साथियों को कुत्ते की तरह मारता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जॉन और उसके साथियों को वहाँ से ले जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केल्विन वो घर छोड़कर जा रहा था, लेकिन तभी डैरल उसे जाने से रोक लेता है और उनके साथ यहीं रहने को कहता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि वेनिसा को एक लड़का होता है जो कि दिखने में बिल्कुल केल्विन की तरह था। फिल्म की शुरुआत में साइकी और क्यूपिड के प्यार की कहानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे इन दोनों में क्यूपिड की मां वीनस आ जाती है और वह साइकी को क्यूपिड से अलग होने के लिए कहती है, लेकिन साइकी वीनस के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो वीनस साइकी के सामने 3 नामुमकिन शर्तों को रखती है कि ना तो साइकी इन शर्तों को पूरा कर पाएगी और ना ही वह क्यूपिड से मिल पाएगी। साइकी इन शर्तों को पूरा तो कर लेती है, लेकिन वह बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है और क्यूपिड के महल तक पहुँचने से पहले ही गिर जाती है। जब क्यूपिड को साइकी के इस कठोर परिश्रम के बारे में पता चलता है तो वह साइकी को अपने साथ ले जाता है और उसकी उंगली में एक तीर को छुपाता है जो क्यूपिड के पास जल्दी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए रखा था। लेकिन इस तीर को छुपाने से साइकी के शरीर में उल्टा असर पड़ता है क्योंकि क्यूपिड की मां ने इसके तीर में जहर लगा दिया था और इसके कारण साइकी की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद क्यूपिड अपनी माँ और पिता से नफरत करने लगता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। जब क्यूपिड को प्यार नहीं मिला तो इसने सभी प्यार करने वालों को अलग कर दिया और क्यूपिड मृत्युलोक में जाकर शैतान बन जाता है। सही तरीका इस्तेमाल करके धरती के लोग क्यूपिड को अपनी मदद के लिए और प्यार करने वालों को तबाह करने के लिए बुला सकते हैं। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन रेस्टोरेंट में शादीशुदा आदमी कॉल एक लड़की को अपने प्यार का इजहार करता है और यह अपनी बेशुमार दौलत के अनेक किस्से सुनाता है ताकि कॉल लड़की को इम्प्रेस कर सके। फिर लड़की कॉल को 2 मिनट रुकने के लिए कहकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी कॉल अपने मोबाइल को देखता है जिसमें इसकी बेटी सैंडी की 12 मिस कॉल होती है। इतने में यहाँ पर सैंडी आ जाती है। इधर वॉशरूम में लड़की अपनी दोस्त से कॉल का छुटकारा पाने का उपाय पूछती है और लड़की यहाँ से कॉल को बिना बताए भाग जाती है। सैंडी कॉल से माफी मांगती है, लेकिन कॉल कुछ समझ नहीं पाता। असल में कॉल सैंडी की माँ से झगड़ा करके यहाँ पर आया हुआ था, तो कॉल सैंडी से माफी मांगता है और सैंडी की बातों को सुनने लगता है। तभी सैंडी को यहाँ पर टीवी में चल रहे हृदय की वीडियो की आवाज सुनाई देती है, जिससे सैंडी डरकर क्यूपिड के बारे में बताती है। तो कॉल इसे बाहर ले जाता है और इसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि कॉल समझ रहा है कि सैंडी ने कोई नशा किया है, इसलिए सैंडी यहाँ वहाँ की बातें कर रही है। इतने में यहाँ पर वही लड़की
आ जाती है और वह इसकी बेटी के बारे में पूछती है। तभी लड़की की आंख में एक तीर लग जाता है और वह मर जाती है। कॉल डरकर ऊपर की तरफ देखता है तो इसे उड़ता हुआ एक शैतान दिखाई देता है। इस शैतान का नाम ही क्यूपिड है। सैंडी कॉल को लेकर यहाँ से भागने लगती है और ये लोग भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं। कॉल इसके बारे में पूछता है तो सैंडी बताती है कि इसने ही क्यूपिड को अपना काम करवाने के लिए बुलाया था, क्योंकि कॉल अपनी पत्नी को छोड़कर भाग आया था। फिर कॉल सैंडी से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो सैंडी बताती है कि उसे भी क्यूपिड ने मार दिया है। इतने में यहाँ पर क्यूपिड आ जाता है और वह कॉल के पैरों में तीर मार देता है। फिर क्यूपिड सैंडी की आंख को भी तीर में घोंप देता है और यह कॉल के हृदय को निकाल लेता है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की काले जादू की किताब से मंत्र को पढ़ती है और यह उस किताब से अपने प्रोफेसर को बुलाकर इससे प्यार करने को मजबूर करने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम फे है। फिर फे उन फोटो को जला देती है। वैलेंटाइंस डे के 2 दिन पहले फे के कॉलेज को दिखाया जाता है, जिसमें प्रोफेसर जॉन मैडम स्ट्रिक को वैलेंटाइंस डे की पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तभी एक मिस आकर बताती है कि प्रोफेसर जॉन की स्टूडेंट ने अपने बालों में चिंगम लगा ली है। इधर लेडीज टॉयलेट में फे का दोस्त मैट उसके बालों से चिंगम को निकाल रहा है। तभी यहाँ पर प्रोफेसर जॉन आ जाता है तो मैट यहाँ से चला जाता है। इतने में बाहर एलिस आ जाती है। प्रोफेसर जॉन फे से पूछता है कि क्या तुम्हें एलिस और उसकी सहेलियां परेशान कर रही हैं, लेकिन फे कुछ नहीं बताती। तो प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर प्रोफेसर एलिस के ऊपर बहुत नाराज होता है। तब भी एलिस प्रोफेसर की बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। फिर क्लास में आकर प्रोफेसर इनको पढ़ाने लगता है। फे मैट से बताती है कि उसका जादू प्रोफेसर के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मैट इसकी बातों में कुछ ध्यान नहीं देता। इधर एलिस अपनी बातों में मस्त होती है तो प्रोफेसर एलिस से अभी पढ़ाया हुआ पूछने लगता है, लेकिन एलिस इसका जवाब नहीं दे पाती। तो क्लास के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं और फे को हंसता देखकर एलिस उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तभी एलिस प्रोफेसर के मोबाइल को उठाकर अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे फे का नंबर पूछती है। छुट्टी होने पर फे अपने घर आती है और फे घर पर एलिस के पिता को देखती है, जिससे फे को बहुत दुख होता है, क्योंकि इसकी वजह से एलिस हमेशा फे के ऊपर गुस्सा होती है। फे की माँ इसे बहुत समझाती है। तभी फे के मोबाइल में मैसेज आता है जो प्रोफेसर जॉन के नंबर से आया हुआ है। मैसेज को देखकर फे बहुत खुश होती है। फिर प्रोफेसर फे की फोटो को मांगता है तो फे अपनी फोटो को सेंड कर देती है। असल में इस चैट को एलिस और उसकी सहेलियां कर रही हैं, क्योंकि एलिस फे से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। अगले दिन कॉलेज में फे अपनी रैक में एक लेटर को देखती है, जिसमें प्रोफेसर जॉन शाम को फे से मिलना चाहता है और गुलाब को देखकर फे बहुत खुश होती है। तभी उधर मैट आता है और फे को ऐसा करने से मना करता है, बल्कि अपने साथ वैलेंटाइंस डे की पार्टी में चलने के लिए कहता है। इधर एलिस और उसका ग्रुप पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मैडम स्ट्रीक आ जाती है। वो एलिस को मना करती है कि वह फे को परेशान न करे, लेकिन एलिस मैडम स्ट्रीक की भी बात नहीं मानती। तो मैडम एलिस को वैलेंटाइंस डे की पार्टी नहीं करने देंगी। इतना कहकर मैडम वहाँ से चली जाती है। तभी फे प्रोफेसर जॉन को आने का मैसेज करती है तो ये लोग फे के पीछे पीछे जाते हैं। फिर फे प्रोफेसर के रूम में गुलाब लेकर पहुँच जाती है और उसको किस करती है, जिसका वीडियो एलिस बना लेती है। प्रोफेसर फे को ऐसा करने से मना करता है तो फे रोते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर एलिस उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देती है। यहाँ पर प्रोफेसर जॉन मैडम स्ट्रीक को फे के बारे में बताता है। फिर फे यहाँ आकर काले जादू की किताब को देखती है, जिसमें इसे क्यूपिड के बारे में पता चलता है। अब वैलेंटाइंस डे के दिन प्रोफेसर इनको पढ़ा रहा होता है। तभी सभी बच्चे हंसने लगते हैं। वीडियो देखकर फे यहाँ से भाग जाती है और रूम में आकर अपनी फोटो को देखती है तो ये एलिस को जोर से थप्पड़ मारती है और यहाँ से भागकर साइंस लैब में आ जाती है। फिर यह क्यूपिड को बुलाने वाली सामग्री को निकालती है और मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और शैतान आकर फे से काम करने के लिए पूछता है तो फे कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहती है। तो शैतान यहाँ पर क्यूपिड को भेजता है और फे से अगले 24 घंटे में सभी लोगों को खत्म करने का वादा करता है। इधर कॉलेज का प्रिंसिपल एलिस को इस हरकत के लिए सजा देता है कि वैलेंटाइंस डे की पार्टी नहीं होगी और तुम्हें ही पूरा डेकोरेशन निकालना पड़ेगा। इधर बाथरूम में एलिस की दोस्त लीना आती है। तभी इसे यहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है तो ये गेट के नीचे झाँक कर देखती है। इसे बाहर किसी आदमी के पैर दिखाई देते हैं, जिससे यह डरकर अपने पैरों को ऊपर कर लेती है और गेट के होल से बाहर की आवाज सुनने लगती है। बाहर से क्यूपिड इसके कानों में तीर मार देता है तो लीना बाहर निकल आती है। फिर क्यूपिड इसके पेट में दिल के निशान बना देता है। इधर प्रिंसिपल फे को भी डेकोरेशन निकालने की सजा देता है। फिर वहाँ जाकर फे मैट को देखती है। मैट फे से उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर मैडम स्ट्रीक सभी बच्चों को डेकोरेशन निकालने के लिए कहती है, लेकिन एलिस डेकोरेशन को नहीं निकालती और फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है, जिससे मैडम स्ट्रीक बहुत गुस्सा हो जाती है। एलिस कॉलेज से जाने लगती है तो मैडम स्ट्रीक सारी बात प्रिंसिपल को बता देती है, जिससे प्रिंसिपल जाकर एलिस को रोकता है, लेकिन एलिस नहीं मानती और कॉलेज से भागने लगती है, क्योंकि बाहर इसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। एलिस उसकी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगती है तो प्रिंसिपल आकर इनकी कार के आगे खड़ा हो जाता है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड को कार स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन इसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तभी इन्हें आसमान के ऊपर उड़ता हुआ क्यूपिड दिखाई देता है, जो
प्रिंसिपल की आंख में तीर मार देता है, जिससे प्रिंसिपल की आंख फूट जाती है। तो ये दोनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन क्यूपिड एलिस के बॉयफ्रेंड को भी तीर मार देता है। तो मैडम स्ट्रीक इनको कॉलेज के अंदर बुलाती है और सभी बच्चों को इसे अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। फिर मैडम जाकर प्रोफेसर के फोन से पुलिस को फोन लगाती है, लेकिन किसी को फोन नहीं लगता। प्रोफेसर इसके हाथ में लगे खून के बारे में पूछता है। इधर बच्चों का भी फोन नहीं लगता और इस लड़के के शरीर में धीरे धीरे तीर का जहर फैलता जा रहा है। तभी एलिस बताती है कि क्यूपिड ने प्रिंसिपल को भी मार दिया है। ये सुनकर फे बाहर आ जाती है, तो मैट फे से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन फे कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ पर प्रोफेसर आ जाता है और लड़के के शरीर को देखने लगता है। अब इसकी नसों से खून बाहर निकलने लगा था। तो प्रोफेसर सभी बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मैट इधर भी फे से उस बारे में पूछता है, लेकिन अब भी फे कुछ नहीं बताती। फिर ये लोग मिस के साथ एक हॉल में आ जाते हैं और थोड़ी देर में यहाँ की लाइट चली जाती है। फिर बोर्ड में हृदय की धड़कने का वीडियो चलने लगता है। तभी यहाँ पर फे और मैट आते हैं और अपने पीछे क्यूपिड को देखते हैं। तो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्यूपिड इनकी मिस को तीर मार देता है। फिर ये मैट को भी तीर मार देता है, जिससे सभी लोग छुप जाते हैं। इधर एलिस साइंस लैब में जाकर काले जादू की किताब देखती है। दूसरी तरफ फे और मैट बाथरूम में छुपे हुए हैं। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे ये डरने लगते हैं। फिर यहाँ पर प्रोफेसर आकर इनको साइंस लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर आकर एलिस मैडम को फे के काले जादू के बारे में बताती है और वह यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर का गेट बंद होने से ये फिर उसी हॉल में आ जाती है। तभी इस लड़के की पीठ में क्यूपिड तीर मार देता है, जिससे एलिस यहाँ से भाग जाती है और बाथरूम में आकर अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर एलिस बहुत डर जाती है। इधर फे प्रोफेसर को क्यूपिड के बारे में सब कुछ बताती है कि 24 घंटे खत्म होने के बाद क्यूपिड यहाँ से चला जाएगा। फिर फे प्रोफेसर के साथ में एलिस को ढूंढने लगती है और तभी इन्हें मैडम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर क्यूपिड मैडम स्ट्रीक को मारने ही वाला था कि तभी फे किताब से काले जादू के मंत्र को पढ़ती है, जिससे वहाँ पर शैतान आ जाता है और इससे फे ये सब अभी खत्म करने के लिए कहती है। तो शैतान इससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तभी एलिस शैतान की आंखों में देख लेती है, तो शैतान इसके सामने आ जाता है और क्यूपिड एलिस को भी तीर मार देता है। फिर पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सभी जगह लाइट आ जाती है और शैतान भी यहाँ से चले जाते हैं। अब मैडम स्ट्रीक मैट को इलाज हॉस्पिटल ले जाती है,